A few moments later. Good evening, students. How are you all? I hope you all are doing well. Let's start our next chapter, that is New Economic Reform 1991 LPG. इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लिबरलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। तो आज का जो हमारा इसमें रहेगा कि लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो है रिफॉर्म किए गए थे। तो इसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म आता है वो आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जो कि जुलाई 24 1991 में स्टार्ट किए गए थे। लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको बिल्कुल रिड्यूस कर देना या उनको रिमूव कर देना। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर क्या क्या हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि पहले जो है गवर्नमेंट बहुत सारे लाइसेंसिंग सिस्टम बना रखे थे, रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे थे। उनके अकॉर्डिंग पहले उनको लाइसेंस लेके तभी वो अपनी कंपनी या अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बाद क्या हुआ कि कोई भी लाइसेंस की नीड नहीं थी। और सेकेंड इसके अंदर क्या था, नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स, एक्सपेंड प्रोडक्ट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन, कि ना तो प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए लाइसेंस की नीड थी, ना ही एक्सपेंड करने के लिए प्रोडक्शन को, और ना ही कोई नई यूनिट सेटअप करने के लिए अब लाइसेंस की नीड रही थी। मतलब इन रिफॉर्म के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी हद तक जो है फ्री छोड़ दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन जहाँ पे भी सिक्योरिटी इशू था वहाँ पे जो है लाइसेंस लेने की नीड अभी भी रखी गई। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया, रिमूव कर दिए गए। उसमें से काफ़ी सारे सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन छोड़ दिए गए। तो जिसमें सबसे पहला है आपका जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती थी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो पहले कितनी थी, 17 इंडस्ट्रीज थी, और उनको कम करके जो है ओनली 3 कर दिया गया। और वो 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, एक था आपका डिफेंस, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, और तीसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के अंदर अभी भी जो है गवर्नमेंट ही काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेती है, लेकिन पूरा जो है गवर्नमेंट के अंडर अभी भी। तो डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है सारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंडर है। क्योंकि एटॉमिक एनर्जी और जो डिफेंस सर्विसेज है ये पब्लिक सेक्टर के अंडर रखना जरूरी भी है, क्योंकि ये देश के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है। तो इस वजह से जो है ये सेक्टर अभी तक पब्लिक सेक्टर के अंडर है। अभी जो है डिफेंस को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है, या ना ही कोई गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कोई स्टेप उठा रही है। तो मेनली इसके अंदर जो है 3 सेक्टर हैं जो कि ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर के अंडर है। उसके बाद आता है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट लगा रखे थे गवर्नमेंट ने, रिजर्वेशन कर रखे थे, उनको पूरा जो है डी रिजर्व कर दिया गया। डी रिजर्व मतलब अब उनको प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर निकाल दिया गया। कि एक तो उसके ऊपर क्या था, सीलिंग लगा रखी थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि इन्वेस्टमेंट इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो वो सीलिंग भी हटा दी गई। अब 1 करोड़ से ऊपर भी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। दूसरा, प्लांट और मशीनरी को इन्हांस कर सकती हैं, और जो प्राइसेस होंगे गुड्स और सर्विसेज के वो भी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होंगे। ये भी जो है रिस्ट्रिक्शंस में छूट दे दी गई। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी MRTP एक्ट। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लगाई हुई थी। और एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी उसके अंदर, तो उन मोनोपोलीज को भी रिडक्शन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन द प्रायर अप्रूवल वर एलिमिनेटेड, यानी अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को पहले से ही कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्शन है वो सेटअप कर सकते हैं या प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। उसमें जो भी अप्रूवल लेने की जो स्कीम थी गवर्नमेंट की वो सारी रिमूव कर दी गई, एलिमिनेट कर दी गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म।
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो वो जानने की ज़रूरत है। जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गई एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आती हैं, जो कि किसी भी कंट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे कमर्शियल बैंक है वो हमें लोन प्रोवाइड करवाता है, या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो ये सारी की सारी क्या है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाने वाली जो है अथॉरिटीज़ हैं, और ये सारी की सारी जो है आरबीआई कंट्रोल करता है और इनके अकॉर्डिंग जो है ये काम करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर क्या क्या रिफॉर्म हुए, इनके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो रोल है, जैसे ही लिबरलाइजेशन हमने अपनाया उसके बाद आरबीआई पहले क्या करता था, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को या फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता था, यानी उसी के बनाए हुए नॉर्म्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करके काम किया जाता था। लेकिन अभी जो है आरबीआई 1991 के बाद रेगुलेटर से क्या बन गया है, फैसिलिटेटर बन गया है। यानी अब वो सिर्फ फैसिलिटीज़ देता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, वो अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते हैं, बल्कि मार्केट को काफ़ी हद तक ओपन छोड़ा गया है। और मैंने एफआरबीएम एक्ट में भी आपको बताया था कि किस तरीके से हमने जो है 60% अपनी करेंसी को मार्केट के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड करते हैं और 40% जो है आरबीआई डिसाइड करता है। तो उसी तरीके से इन्हीं लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी क्या किया गया था कि आरबीआई जो है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का काम करने लगा है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है ओरिजिन ऑफ बैंक्स। ओरिजिन ऑफ बैंक्स मतलब नए जो प्राइवेट बैंक हैं उनको सेटअप किया गया, जैसे कि एचएसबीसी या फिर आपका आईसीआई बैंक। और इन बैंकों के अंदर क्या किया गया, ये बैंक जब एस्टेब्लिश हुए, जैसे आईसीआईसीआई, तो ये जब बैंक सेटअप हुए तो इनके अंदर क्या किया गया, आपस में कंपटीशन हुआ इन बैंक्स के अंदर, और इन्होंने लो इंटरेस्ट रेट पे जो है ये लोगों को अभी लोन प्रोवाइड करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को क्रेडिट जो है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिलने लगा, और इंटरेस्ट रेट क्या थी उसके ऊपर बिल्कुल लो रखी गई, क्योंकि बैंक्स के अंदर कंपटीशन था, जो जितना ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाएगा उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट था। तो नए प्राइवेट बैंक जो है एस्टेब्लिश किए गए अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन, और जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहले क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी सीलिंग लगाई हुई थी, अब वो 51 से भी इंक्रीज़ हो गई, तो इसकी लिमिट जो है 51 से जो है इंक्रीज़ कर दी गई। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अभी 51 से भी ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर आ सकता है। उसके बाद अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जैसे कि एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसके अंदर आपका एक आता है मर्चेंट बैंक्स हो गए व्यापारियों के लिए, दूसरा जो है इसके अंदर म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, तो वो सारे इसके अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक्स ओपन कर दिए गए हैं बहुत सारे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि जो भी बैंक्स हैं उन्हें अपनी न्यू ब्रांचेस के लिए भी जो है ओपन छोड़ दिया गया है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है नए अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो सेटअप है वो कर सकते हैं नई ब्रांचेस का, और लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करवा सकते हैं जिस एरिया में जिसमें भी वो चाहे वहाँ पे अपना बैंक सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है टैक्स रिफॉर्म, कि टैक्स रिफॉर्म किस तरीके से किए गए। तो नेक्स्ट इसमें करते हैं टैक्स रिफॉर्म। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टैक्स रिफॉर्म। तो टैक्स रिफॉर्म सबसे पहले होता क्या है कि जो भी गवर्नमेंट का टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसके अंदर जो रिफॉर्म किए गए हैं वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, आपका टैक्स रिफॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो है अपना रेवेन्यू कलेक्शन करती है, और उसी का फिर जो है देश के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए और देश के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए एक्सपेंडिचर करती है। तो टैक्स जो है इसमें मेनली 2 टाइप्स के टैक्सेस आते हैं। फर्स्ट आता है आपका इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड है इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर आता है जिसके ऊपर वो लगाया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर होता है, लेकिन उनका जो इंसिडेंस है, जो एक्चुअल जो उसके का जो बर्डन है वो नेक्स्ट के ऊपर टाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर ले तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक तो इसके अंदर आ जाएगा इनकम टैक्स, और इसके अंदर नेक्स्ट जो है इसके अंदर आ जाएगा कॉरपोरेशन टैक्स,
एक्साइज टैक्स, इस तरीके से कई सारे टैक्सेस हैं जो इसमें आते हैं। मेनली इसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स को आप ले सकते हो, जो कि प्रॉफिट के ऊपर होते हैं। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जैसे जीएसटी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा जो है सेल टैक्स हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जिनका बर्डन किसी नेक्स्ट पर्सन के ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे कि मान लो हम अगर कोई गुड्स और सर्विसेज हम मार्केट से खरीद रहे हैं, तो उसका टैक्स जो एक्चुअल है वो तो प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है होलसेलर पे, और होलसेलर जो है रिटेलर पे, और रिटेलर जो है कंज्यूमर पे उसका बर्डन आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का है, इसमें क्या क्या मेजर रिफॉर्म किए गए, उसमें सबसे पहले आता है रिडक्शन इन टैक्सेस, कि 1991 के अंदर जब हमने टैक्स रिफॉर्म अपनाए तो उसमें क्या किया गया कि सबसे पहले तो ये देखा गया कि जो हाई रेट ऑफ टैक्स है वो होने की वजह से जो कंज्यूमर है वो टैक्स पे करने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मॉडरेट रेट ऑफ टैक्स है तो कंज्यूमर कभी भी उससे बचने की कोशिश नहीं करता है, हालांकि वो टैक्स पे करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, और वो रिवेन्यू कलेक्शन में भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसी वजह से जो है, जैसे ही 1991 के अंदर हमने रिफॉर्म अप्लाई की है अपनी कंट्री के अंदर, तो उसमें जो है जो टैक्स की जो रेट है उसको काफ़ी हद तक मॉडरेट किया गया, जो हाई रेट ऑफ टैक्स है उसको कम किया गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे रिफॉर्म किए गए कि एक तो जो टैक्स पे करने का जो तरीका है वो, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए रिफॉर्म किया गया क्योंकि हमारी जो कॉमन नेशनल मार्केट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए और उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो उनके अंदर रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। तो उनमें किसके थ्रू रिफॉर्म किया गया? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसको यूनिफाइड टैक्स। यूनिफाइड टैक्स, यूनिफाइड टैक्स कैसे होगा आपका? जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स यूनिफाइड टैक्स है, यानी एक कॉमन टैक्स है जो सबके ऊपर इक्वली जो है बर्डन डालता है। तो जीएसटी जैसे टैक्स जो है स्टार्ट किए गए। जो जीएसटी है ये 2016 में जो है पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास किया गया, और जुलाई 2017 में ये एक्ट जो है इसको एक्चुअल में लागू कर दिया गया था। तो 2016 में इस एक्ट के लिए लॉ जो है पास किया गया, बिल पास किया गया, और जुलाई 2017 में इस एक्ट को एक्चुअल में जो है स्टार्ट कर दिया गया था। तो इस टाइप के जो यूनिफाइड टैक्स है वो स्टार्ट किए गए ताकि ये जो टैक्स कलेक्शन की जो सिस्टम है वो एक तो सिंप्लीफिकेशन हो जाए ये प्रोसेस, दूसरा गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी जनरेट हो, और तीसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किस तरीके से किए गए। इसमें पहला आता है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, यानी हमारी जो कंट्री की जो करेंसी है, जैसे कि अगर अमेरिका की देखें तो वहाँ की जो करेंसी है उसको डॉलर बोलते हैं, और हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसको हम रुपी बोलते हैं। तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को कम किया गया, उसकी वैल्यू को डी वैल्यू किया गया। अब ये कहेंगे कि डी वैल्यू तो कोई अच्छी बात नहीं है अगर देखें तो, लेकिन अगर हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो बनने वाली चीज़ें हैं उनके रेट क्या हैं, दूसरी कंट्री के अंदर कम हो जाते हैं, और फिर उनका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सेल बढ़ जाती है दूसरी कंट्री के अंदर उसकी, तो उस चीज़ में जो है बेनिफिट मिलता है। तो डिवैल्यूएशन किया गया रुपी का, और दूसरा जो है इसके अंदर किया गया मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया FRBM एक्ट का भी मैंने आपको बताया कि हमारी जो कंट्री की जो करेंसी है उसका 60% जो है वो तो रेट डिसाइड होता है मार्केट से, 60% डिसाइड होता है मार्केट से, और 40% जो है वो डिसाइड करता है RBI। तो इसको भी काफ़ी हद तक जो है ओपन छोड़ा गया, हमारे जो एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो RBI के ऊपर कम रहा, और RBI अब जो है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करने लगा, और 60% जो है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड होने लगा। तो ये इस तरीके से जो है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किए गए। नेक्स्ट इसमें है ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ट्रेड एंड
पहली नीड क्या थी, टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमें अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि जितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा जो है उनके अंदर एफिशिएंसी आएगी। तो टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। सेकंड क्या है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनी कंट्री के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना था, ताकि यहाँ पे भी और ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो, नई टेक्नोलॉजीज आए, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो। दूसरा इसके अंदर तीसरा क्या है कि टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, कि अगर ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होगी तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके अंदर एफिशिएंसी आएगी, और हमें जो है नई टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको भी हम अडॉप्ट कर पाएंगे, जिससे हमारे जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, और उसका जो बेनिफिट है वो हमारी कंट्री के लोगों को मिलेगा। तो इन दो तीन जो ये रीजन है इनकी वजह से जो है हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म किए। तो मेजर रिफॉर्म क्या क्या थे इसके अंदर, तो सबसे पहला आता है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, कि जो क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, मान लो कि हमें किसी कंट्री से इतना ही सामान मंगवाना है, इतनी ही क्वांटिटी में मंगवाना है, या इतनी ही क्वांटिटी में बाहर भेजना है, तो वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम किया गया, चाहे वो इंपोर्ट पे थी चाहे वो एक्सपोर्ट पे थी, तो उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो है कम किया गया। नेक्स्ट जो है जैसे ही हमने 1991 के अंदर जो रिफॉर्म किए थे, तो अप्रैल 2001 के अंदर, अप्रैल 2001 में जो है लगभग जो सारे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उनको काफी हद तक जो है रिमूव कर दिया गया था ऑल ओवर। उसके बाद आता है रिमूवल एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज का मतलब है कि जब हम अपनी कंट्री से सामान को बाहर सेल करते हैं, बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जो टैरिफ लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो उनको भी रिमूव किया गया। उसके बाद है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, कि इंपोर्ट ड्यूटीज को पूरी तरीके से तो रिमूव नहीं किया गया, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज को काफी हद तक जो है रिडक्शन किया गया, ताकि बाहर से जो सामान आ रहा है उसको हम आने दें, उसके ऊपर किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि 1991 के अंदर जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म्स अपनाए थे उनके लिए ये जरूरी था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज हैं उनको काफी हद तक कम कर दें। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब पहले क्या था, हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी जो घरेलू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है लाइसेंसिंग सिस्टम था, कि अगर बाहर की कोई कंपनी सेटअप करना चाहता है, बाहर की कोई कंपनी अपनी देश के अंदर आना चाहती है और FII के अकॉर्डिंग या FDI के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें जो है लाइसेंस उनको लेना पड़ता था, तो वो लाइसेंसिंग सिस्टम भी जो है इंपोर्ट के लिए जो है खत्म कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, उसमें रिलैक्सेशन दी गई। और दूसरा क्या था कि अगर कोई यहाँ पे कोई कंपनी अपनी सेटअप कर रखी है और उसको अगर रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना है, तो उसके लिए भी जो है काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी जो है कम कर दिया गया। तो इस तरीके से ये मेजर जो है 4 टाइप के रिफॉर्म किए गए थे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के अंडर। तो इस तरीके से हमने जो है 4 से 5 टाइप के रिफॉर्म इसके अंदर पढ़े हैं। इसके अंदर आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म आ गया, या टैक्स रिफॉर्म आ गए, या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म आ गए, तो ये सारे जो रिफॉर्म है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आ गए, तो ये सारे रिफॉर्म जो है लिबरलाइजेशन का एक ओवरऑल जो है एक एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हमने जो है लिबरलाइजेशन को अपनी कंट्री के अंदर लागू किया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्राइवेटाइजेशन। तो सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जॉइंटली रहेगा, और ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा लिबरलाइजेशन का है। तो इसके ऊपर जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप नोट्स बना लें, और ये नोट्स जो है आपके शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपको एग्जाम टाइम में भी और अच्छे से आपके चैप्टर को समझने में बहुत अच्छे से काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।